साल 1608 भारत के सूरत बंदरगाह में हेक्टर नाम का एक जहाज आया। ये जहाज ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो भारत में पहली बार व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ सालों में यही कंपनी भारत को गुलाम बनाने वाली थी। आज जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का खौफनाक इतिहास, कैसे उन्होंने 200 सालों तक भारत देश को लूटकर अपना गुलाम बनाए रखा, कैसे ये कंपनी 2 बार बंद हो चुकी थी और क्यों 2005 में इस भारतीय ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। कहानी शुरू होती है साल 1600 से। इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल का अंतिम वर्ष चल रहा था। भारत उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में गृह युद्ध और गरीबी का माहौल था। ब्रिटिश नाविक तो पुर्तगाली जहाजों को लूटकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन तभी वास्को डी गामा सबसे पहले घूमते घूमते साउथ ईस्ट एशिया की सैर करने आया, तो उसे केरल की तरफ डेल्टा में लौंग के पौधे दिखाई दिए और उसे भारत की बहुमूल्य संपत्ति का पता चला। इसी के बाद लंदन के व्यापारियों के एक ग्रुप ने रानी के पास एप्लीकेशन सबमिट की कि वो पूर्वी देशों जैसे कि भारत, चीन और मसालों के द्वीपों से व्यापार करना चाहते थे। 31 दिसंबर 1600 को एक शाही चार्टर जारी किया गया। नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और दुनिया इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानने लगी। शुरुआत में यह सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसका उद्देश्य भारतीय मसालों जैसे कि काली मिर्च, इलायची, लौंग, रेशम का व्यापार करना था। पुर्तगाली और डच पहले से ही भारत में मौजूद थे, जो व्यापार कर रहे थे, और अब बारी थी अंग्रेजों की। साल 1601 में जहाजों का एक बेड़ा रवाना हुआ। अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंग का जहाज हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय दिल्ली में बादशाह था जहांगीर। अंग्रेजों ने उसे कई तोहफे दिए और जहांगीर ने दिल्ली के आसपास व्यापार करने की इजाजत दे दी। लेकिन भारत के व्यापार में पुर्तगालियों की मोनोपोली थी और इसके लिए जहांगीर को बहुत बड़ी संपत्ति भी मिलती थी। इसके दबाव में आकर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर रोक लगा दी, लेकिन इससे अंग्रेज पीछे नहीं हटे। 1612 में सूरत के पास सुवाली की लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने पुर्तगाली जहाजों को हराया, जिसे देखकर जहांगीर इंप्रेस हुआ और 1613 को ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली और इसी तरह यह सिलसिला लगातार चलता गया। अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में, 1668 बॉम्बे में और 1690 कलकत्ता में धीरे धीरे अपने किले बनाने शुरू किए। पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज और फिर फोर्ट विलियम बनाया गया और इन किलों में उन्होंने रखे अंग्रेजी सिपाही। नतीजा, व्यापार के साथ साथ उनकी सैन्य ताकत बढ़ने लगी। शुरू में वो सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन व्यापार के पीछे सत्ता की भूख छुपी हुई थी। मुगल साम्राज्य उस समय अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन अंदर से दरारें पड़ने लगी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध, नादिर शाही की 1639 की दिल्ली लूट, अहमद शाह अब्दाली के बार बार हमले, मराठों का उदय, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर के नवाबों और राजाओं की आपसी ईर्ष्या जलन, अंग्रेजों ने इन सब कमजोरियों को बहुत बारीकी से पढ़ा और अपना खेल खेला। और 1756 में बंगाल का युवा नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को देखा और कलकत्ता के किले को मजबूत करने पर आपत्ति जताई। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। इसके बाद शुरू हुआ प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की विशाल सेना और क्लाइव की छोटी सी सेना आमने सामने थी। लेकिन असली खेल मैदान में नहीं, बल्कि साजिश से हुआ। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। मीर जाफर, जगत सेठ और अमीचंद सबको रिश्वत और सत्ता के वादे देकर अपनी तरफ कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि युद्ध शुरू होने से कुछ ही घंटों में सिराजुद्दौला की सेना बिखर गई और नवाब भाग निकला। बाद में अंग्रेजों ने उसे पकड़कर मार दिया और मीर जाफर को कठपुतली के तौर पर नवाब बना दिया गया। इस एक युद्ध ने बंगाल का खजाना अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया। अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने निजी तौर पर बाहरी संपत्ति लूटी थी। बंगाल का खजाना नाव में भर भर कर कलकत्ता लाया गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1764 के बक्सर युद्ध में हारकर शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की, जिसके चलते कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने और प्रशासन चलाने का अधिकार मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। एक प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स लंदन में बैठे मुनाफा गिनते थे,
वो अब करोड़ों भारतीयों पर राज करने लगे थे। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजीज अपनाकर भारत को गुलाम बनाया था। अंग्रेजों का पहला हथियार था सहायक संधि। दरअसल लॉर्ड वेलेस्ली जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत के राजाओं और नवाबों से कहा कि तुम अपनी सेना को भंग कर दो और हमें एनुअल टैक्स दो ताकि हम तुम्हारी रक्षा करें। और भारत के राजा और नवाब अंग्रेजों के झांसे में फंस गए और रक्षा के नाम पर अंग्रेजों ने उनकी स्वतंत्रता ही छीन ली। हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर सब एक एक कर उनके जाल में फंसते गए। इसी तरह अंग्रेजों का दूसरा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। 1848 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई ये एक राज्य हरण नीति थी। इसका मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य कंपनी में मिल जाएगा, जिसके चलते सत्यजीत राव, नागपुर, सतारा जैसे कई सारे राज्य इसी बहाने अंग्रेजों ने हथिया लिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इसी नीति का शिकार हुई थी। इसके अलावा अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था डिवाइड एंड रूल, यानी अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, राजा प्रजा, क्षेत्र क्षेत्र को भड़काकर आपस में सबको लड़ाया। और तो और सेना में भी अलग अलग रेजिमेंट्स बनाई ताकि इनमें कोई एकता ना हो सके। और उनका चौथा और आखिरी हथियार था सैन्य विस्तार। उन्होंने कर्नाटक युद्ध, मैसूर के 4 युद्ध, 3 मराठा युद्ध और सिख युद्ध में एक एक कर सभी शक्तियों को कुचला और 1849 तक लगभग पूरा भारत अपने कंट्रोल में ले लिया। अंग्रेज कानून बनाते थे, टैक्स वसूलते थे, फौज रखते थे, अदालतें खुद चलाते थे, शिक्षा का सिस्टम खुद बदलते थे। और हिस्टोरियंस बताते हैं कि 1765 से 1938 तक ब्रिटेन ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट ली थी। अब आप सोचेंगे कि इतनी संपत्ति हमसे लूटी तो आज ये कंपनी तो अरबों में होगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये कंपनी एक नहीं बल्कि 2 बार बंद हो चुकी थी। साल 1857 में हुए पहले विद्रोह को देखकर कंपनी की सेना हिल गई थी और ब्रिटिश सरकार समझ गई कि एक प्राइवेट कंपनी जिसको केवल भारत में मुनाफा कमाना है, वो इतने बड़े देश को अब नहीं संभाल सकती। इसीलिए 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और कंपनी से भारत का शासन पूरी तरह से छीन लिया गया। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन राज करेगा। फिर 1873 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट पारित किया और 1 जून 1874 को कंपनी आधिकारिक रूप से भंग कर दी गई, जिससे उनका कानूनी अस्तित्व खत्म हो गया। यानी जो कंपनी 200 साल तक भारत की मालिक बनी रही, दुनिया की सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट सत्ता रही, वो अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन फिर 2005 में एक भारतीय ने इस कंपनी को क्यों खरीदा? भारत की आजादी के बाद 20th सेंचुरी के अंत में कुछ अंग्रेज शेयर होल्डर्स और बिजनेसमैन ने कंपनी के बचे हुए नाम और ब्रांड राइट्स को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन तभी आए संजीव मेहता। उन्हें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम और कुछ अधिकार बिक रहे हैं और उन्होंने करीब 18 महीने तक 30 से 40 अलग अलग मालिकों से इस कंपनी के हिस्से खरीदे और 2005 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे मालिक बन गए। अंग्रेजी अखबारों में छपा था, जिस कंपनी ने भारत को कभी गुलाम बनाया उसका मालिक अब एक भारतीय है। 2010 में उन्होंने लंदन के सबसे अमीर इलाके मेफेयर में एक लग्जरी स्टोर खोला, ठीक उसी दिन जिस दिन पुरानी कंपनी भंग हुई थी, और प्रीमियम चाय, कॉफी, चॉकलेट, मसाले, अचार, सोने के सिक्के सब कुछ बेचने लगे। इसके बाद आनंद महिंद्रा ने भी इसमें कुछ हिस्सेदारी ली थी और कहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब ये भी जानते हैं कि आज 2026 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहां एग्जिस्ट करती है। कहते हैं 2025 में कंपनी को भारी नुकसान हुआ था। अक्टूबर 2025 तक इस पर लगभग 9.5 लाख पाउंड का कर्ज आ गया था। न कर्मचारियों को सैलरी मिली, न शेयर होल्डर्स को उनका पैसा। फरवरी 2026 में खबर आई कि कंपनी फिर से बंद हो गई है। सबको लगा कि खेल खत्म, लेकिन इसके भारतीय मालिक संजीव मेहता ने कहा कंपनी अभी भी जिंदा है और क्रिसमस पर वो एक नए इन्वेस्टर के साथ फिर से नई शुरुआत करेंगे। जुलाई 2026 में भले ही लंदन का स्टोर बंद हो गया हो, लेकिन इसका मालिकाना हक आज भी एक भारतीय के पास है।
जिस कंपनी ने सोचिए भारत पर कदम रखा सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से और कुछ ही सालों में उसे लूटा और अपना गुलाम बना लिया, आज वही कंपनी एक भारतीय के हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी हमारे इतिहास को बारीकी से समझे और जाने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करवा देना। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।